प्यारे बच्चों, आरबीएसई राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम आरबीएसई यानी कि राजस्थान बोर्ड के कक्षा 9वीं के गणित के अध्याय 10 व्रत यानी कि सर्कल्स की प्रश्नावली 10.3 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे आपको प्रश्नावली 10.3 के सभी प्रश्नों के हल आसानी से समझ में आ जाएंगे। प्रश्न एक में कहा गया है व्रतों के कई जोड़े युग्म खींचिए। युग्म या जोड़े मतलब कि दो व्रत खींचना है और प्रत्येक जोड़े में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हैं ये हमें देखना है। फिर हमें बताना है कि उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या है। ठीक है, तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें कुछ स्थितियां लेनी पड़ेंगी। ठीक है, तो पहली स्थिति लेते हैं हम, स्थिति एक। ठीक है, दो व्रत हैं, एक ये और दूसरा व्रत, ये दोनों आपस में एक दूसरे को जो है काट ही नहीं रहे हैं, कहीं किसी भी बिंदु पर नहीं काट रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों में उभयनिष्ठ बिंदु है, कोई कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। ठीक है, और इसी स्थिति में हम दूसरा केस देख लेते हैं। ठीक है, एक व्रत है और उसके अंदर एक छोटा व्रत है, तो क्या ये दोनों व्रत एक दूसरे को काट रहे हैं? किसी भी बिंदु पर नहीं काट रहे हैं, तो उभयनिष्ठ बिंदु की संख्या यहाँ पर कितनी हुई? शून्य। ठीक है, तो स्थिति वन में शून्य उभयनिष्ठ बिंदु हमें मिले। दूसरी स्थिति लेते हैं। ठीक है, इस स्थिति में क्या है कि दोनों व्रत एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, इसी स्थिति का दूसरा केस देख लेते हैं हम, जहां एक व्रत है और उसके अंदर दूसरा व्रत है, वो भी एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या कितनी हुई? यहाँ पर एक उभयनिष्ठ बिंदु है। अब हम तीसरी स्थिति देखते हैं। यहाँ पर दो व्रत हैं, ये दोनों व्रत एक दूसरे को कितने बिंदुओं पर काट रहे हैं? दो बिंदुओं पर काट रहे हैं। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ बिंदु कितने हुए? दो हुए। ठीक है, अब हम जानते हैं कि तीन संरेखीय बिंदुओं से होकर कोई व्रत नहीं आ सकता और तीन असंरेखीय बिंदुओं से होकर एक और केवल एक ही व्रत जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या कितनी होगी? दो होगी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? दो। उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या है दो, तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर भी होगा। प्रश्न दो में हमें कहा गया है कि मान लीजिए आपको एक वृत्त दिया गया है, एक रचना इसके केंद्र को ज्ञात करने के लिए दीजिए। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। कैसे एक वृत्त का केंद्र हम ज्ञात करेंगे? ठीक है, रचना, हमें एक वृत्त दिया गया है। ठीक है, वृत्त पर हमने दो जीवाएं खींचेंगे, ए बी और सी डी, कोई भी दो जीवाएं कैसे भी खींच सकते हैं। ठीक है, अब जीवा ए बी पर लंब समद्विभाजक पी क्यू खींचिए। ठीक है, तो जीवा ए बी पर लंब समद्विभाजक पी क्यू खींचना है हमें, तो हमें लंब समद्विभाजक खींचने का तरीका भी पता करना पड़ेगा पहले कि कैसे लंब समद्विभाजक खींचते हैं। ठीक है, तो ए बी पर हमें लंब समद्विभाजक खींचना है, तो ए बी से ए पर हम प्रकार की नुकीली नोक को रख के एक चाप खींचेंगे। ठीक है, ऊपर की तरफ। ठीक है, और जो प्रकार की दूरी होगी नुकीले भाग से पेंसिल की, वो ए बी से आधे से ज्यादा होगी, ए बी के आधे से ज्यादा होगी। तो हमने एक चाप खींचा, उसी प्रकार बी पर नुकीला भाग रखेंगे और चाप खींचेंगे ऊपर की तरफ। उसी प्रकार फिर ए पर नुकीला भाग रखेंगे और नीचे की तरफ चाप खींचेंगे, और बी पर नुकीला भाग रखेंगे और बी पर और नीचे की तरफ चाप खींचेंगे। ठीक है, और ये जो नुकीले भाग और पेंसिल की दूरी है वो ए बी के आधे से ज्यादा होगी। अब ये दोनों चाप जहां पर मिल रहे हैं, ऊपर और नीचे, ठीक है, उनको एक रेखा से मिला देंगे, उसको हमने कह दिया पी क्यू। अब ये पी क्यू जो होगा वो ए बी पर लंब समद्विभाजक होगा। ठीक है, तो ये लंब समद्विभाजक खींचने का तरीका है। इसी प्रकार अब हम सी डी पर लंब समद्विभाजक खींचेंगे। ठीक है, उसे हम आर एस कह देंगे। तो पहले तो जो है हम सी पर नुकीला भाग रखा और बाई तरफ एक चाप खींचा, वो जो चाप होगा, ठीक है, तो जो प्रकार होगी वो प्रकार और प्रकार में नुकीले भाग और पेंसिल के बीच का जो दूरी होगी वो सी डी के आधे से ज्यादा की दूरी होगी। ठीक है, सी डी के आधे से ज्यादा की दूरी पर होगा। उसी प्रकार हमने डी पर नुकीला भाग रखा और चाप खींचा बाई तरफ, फिर सी पर नुकीला भाग रखा, चाप खींचा दाईं तरफ, और डी पर नुकीला भाग रखा और चाप खींचा दाईं तरफ। अब जहां पर भी ये दोनों चाप मिल रहे हैं बाईं और दाईं तरफ, उन दोनों चापों को हमने उनके मिलने वाले बिंदुओं को आपस में मिला दिया, तो हमें एक आर एस रेखा मिली। ये आर एस जो है वो सी डी का लंब समद्विभाजक होगा। ठीक है, अब जहां पर मान लीजिए पी क्यू और आर एस जो लंब समद्विभाजक है ए बी और सी डी के, वो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं वो जहां प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को हमने ओ मान लिया, तो जो यह बिंदु ओ होगा वही वृत्त का क्या होगा? केंद्र होगा। ठीक है, तो यही वृत्त का केंद्र ज्ञात करने का तरीका है।
प्रश्न 3 में हमें दिया गया है यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें, ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र जो है उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित होते हैं। तो जो हमें दिया गया वो लिख लेते हैं हम। दो वृत्त, एक वृत्त ओ केंद्र वाला और दूसरा वृत्त ओ डैश केंद्र वाला हमने मान लिया, और दिया गया कि ये दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो उन दो बिंदुओं को हमने मान लिया ए और बी, ठीक है। तो ए बी क्या होगी, हमारी उभयनिष्ठ जीवा होगी। तो हमें सिद्ध करना है इस प्रश्न में कि दोनों वृत्त के केंद्र जो है वो उभयनिष्ठ जीवा ए बी के लंब समद्विभाजक पर स्थित है, ठीक है। तो ये ओ और ओ डैश जो है वो जीवा ए बी के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। इसका मतलब क्या हुआ, हम मान लेते हैं कि ये जो ओ और ओ डैश है वो ए बी को बिंदु एम पर काटता है, ठीक है। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि कोण ओ एम ए और कोण ओ डैश एम ए, ये दोनों कोण कितने के होंगे, 90 डिग्री के। तभी जो है केंद्र जो है उभयनिष्ठ जीवा पर लंब डालेगा, ठीक है, और फिर समद्विभाजक पर भी स्थित है। इसका मतलब जो केंद्र से लंब डाला गया है जीवा पर, ठीक है, जो केंद्र से जीवा पर लंब है वो जीवा को दो बराबर भागों में बांट रहा है। इसका मतलब एम ए बराबर एम बी होगा, एम ए और एम बी आपस में बराबर होंगे। ये हमें सिद्ध करना है इस प्रश्न में। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी, तो हम पहले वो रचना कर लेते हैं। केंद्र ओ और बिंदु ए को जोड़ें, ओ और ए को जोड़ दिया। केंद्र ओ और बिंदु बी को जोड़ें, केंद्र ओ और बी को जोड़ दिया। केंद्र ओ डैश और बिंदु ए को जोड़ें, केंद्र ओ डैश और बिंदु ए को जोड़ दिया। और केंद्र ओ डैश और बिंदु बी को जोड़ें, तो केंद्र ओ डैश और बिंदु बी को हमने जोड़ दिया। उपपत्ति, आइए अब हम इसको सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो त्रिभुज ए ओ डैश ऊपर वाला त्रिभुज और त्रिभुज बी ओ ओ डैश नीचे वाला त्रिभुज, इन त्रिभुजों में देखते हैं हम ए ओ बराबर बी ओ, ए ओ और बी ओ आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये एक वृत्त की त्रिज्याएं हैं जिसका केंद्र ओ है, और ये भुजाएं हैं तो हमने लिख दिया एस। ओ ओ डैश बराबर ओ ओ डैश, ठीक है, ओ डैश के तो बराबर ही हो क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है, एक ही भुजा है, ये भुजा है तो हमने लिख दिया एस। फिर ओ डैश ए बराबर ओ डैश बी, ओ डैश ए बराबर ओ डैश बी, क्यों, क्योंकि ये भी एक वृत्त की त्रिज्याएं हैं जिसका केंद्र ओ डैश है, भुजा है तो हमने लिख दिया एस। अब एस 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 नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हो जाएंगे। क्रम के लिए क्या करेंगे, हम सभी भुजाओं के पहले अक्षर को ले लेंगे, दाईं बाईं तरफ भी और दाईं तरफ भी। तो हम कह पाएंगे कि जो त्रिभुज ए ओ डैश है वो सर्वांग सम होगा त्रिभुज बी ओ ओ डैश के। किस नियम से, एस 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 नियम के द्वारा। अब हमें पता है अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं, तो संगत कोण भी बराबर होंगे। तो उसी क्रम में कोण ए ओ डैश बराबर हो जाएगा कोण बी ओ ओ डैश, किस नियम से, सीपीसीटी के नियम से, ठीक है। सीपीसीटी का नियम क्या होता है हिंदी में, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो कोण ए ओ डैश बराबर होगा कोण बी ओ ओ डैश के, ठीक है। अब कोण ए ओ डैश को हम लिख सकते हैं कोण ए ओ एम, क्योंकि जो एम है वो भुजा ओ ओ डैश पर ही स्थित है, तो कोण ए ओ डैश को लिख दिया हमने कोण ए ओ एम। उसी प्रकार कोण बी ओ डैश को हम लिख सकते हैं कोण बी ओ एम, क्योंकि एम बिंदु जो है भुजा ओ ओ डैश पर ही स्थित है, ठीक है। तो कोण ए ओ एम बराबर हो गया कोण बी ओ एम के, ठीक है। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। अब त्रिभुज एओएम और त्रिभुज बीओएम में, ऊपर वाला त्रिभुज एओएम और नीचे वाला त्रिभुज बीओएम, ठीक है। इसमें एओ बराबर बीओ, एओ और बीओ आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये एक वृत्त जिसका केंद्र O है उसकी त्रिज्याएं हैं। अब ये भुजा है तो हमने एस लिख दिया। कोण एओएम बराबर कोण बीओएम, एओएम और बीओएम आपस में बराबर है, यह भी हमने समीकरण 1 में ज्ञात किया था। कोण है तो हमने एंगल लिख दिया। ओएम बराबर ओएम, ये तो उभयनिष्ठ भुजा होगी, ओएम बराबर ओएम, भुजा है तो हमने एस लिख दिया। अब ऐसे एस नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे, ठीक है। क्रम क्या होगा, पहली भुजा का पहला अक्षर, कोण का बीच का अक्षर और दूसरी भुजा का दूसरा अक्षर, तो त्रिभुज एओएम हो गया। दाईं तरफ भी वही होगा, पहली भुजा का पहला अक्षर, कोण का बीच का अक्षर और दूसरी भुजा का दूसरा अक्षर, तो सर्वांग सम होगा किसके, त्रिभुज बीओएम के। तो त्रिभुज एओएम सर्वांग सम होंगे त्रिभुज बीओएम के, किस नियम से, एसएएस के नियम से, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो इनके संगत भाग भी बराबर होंगे। तो पहला और आखिरी अक्षर एम, दाईं तरफ भी पहला और आखिरी अक्षर बी एम, तो ए एम बराबर बी एम होगा, किस नियम से, सीपीसीटी के नियम से, ठीक है। ए एम और बी एम आपस में बराबर होगा सीपीसीटी के नियम से। सीपीसीटी को हिंदी में क्या कहते हैं हम, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो यहाँ पर सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर हैं, तो ए एम बराबर हो गया बी एम के।
ठीक है, तो जो प्रश्न का एक भाग था कि दोनों वृत्त के केंद्र उभयनिष्ठ जीवा AB के समद्विभाजक हैं, ये हमने सिद्ध कर दिया। दोनों वृत्त के केंद्र जो है उभयनिष्ठ भुजा AB के समद्विभाजक है, मतलब कि AB जो उभयनिष्ठ जीवा है उसको दो बराबर भागों में बांट रहे हैं, AM और BM में दोनों केंद्र। ठीक है, तो ये हमारा एक भाग सिद्ध हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर से CPCT के नियम से हम कह सकते हैं कोण OMA। ठीक है, क्रम देख लेते हैं, दूसरा और तीसरा अक्षर पहले अक्षर को आखिरी में ले गए तो बन गया कोण OMA। दाईं तरफ भी वही करेंगे, पहले अक्षर को आखिरी में ले जाएंगे तो बनेगा कोण OMB। तो कोण OMA बराबर कोण OMB, ये हमें मिल गया। इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। आगे बढ़ते हैं, अब हम समीकरण 2 हमने लिख लिया, कोण OMA बराबर कोण OMB। ठीक है, अब कोण OMA धन कोण OMB बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं, और हमें पता है कि ए भी एक जीवा है। ठीक है, तो कोई भी रैखिक युग्म के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब समीकरण 2 में कोण OMB किसके बराबर है, कोण OMA के, तो कोण OMB की जगह हम क्या रख देंगे, कोण OMA। ठीक है, तो हमारा हो गया कोण OMA धन कोण OMA बराबर 180 डिग्री। तो कोण OMA धन कोण OMA क्या हो जाएगा, 2 गुना कोण OMA बराबर 180 डिग्री। तो कोण OMA कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बटा 2, 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो कोण OMA हमारा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये भी हमने सिद्ध किया अभी, कोण OMA बराबर 90 डिग्री। और कोण OMA बराबर कोण OMB है समीकरण 2 में, तो कोण OMB भी कितना हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं कि जो OM है वो जीवा AB पर लंब है, जो OM होगा वो भुजा AB पर लंब होगा। जिससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वृत्त का केंद्र O उभयनिष्ठ जीवा AB पर क्या है, लंब है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना था, तो हमने केंद्र O के लिए तो सिद्ध कर दिया, अब हम केंद्र O' के लिए सिद्ध करेंगे। अभी अभी हमने निकाला कोण OMA बराबर 90 डिग्री, तो ये कोण OMA 90 डिग्री है। ठीक है, अब भुजा OO' पर, ठीक है, M बिंदु पर हम देखते हैं कोण OMA धन कोण O'MA, ये दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं। अब हम कोण OMA की जगह क्या रख सकते हैं, 90 डिग्री। तो कोण OMA की जगह हमने रख दिया 90 डिग्री, तो क्या होगा हमारा 90 डिग्री धन कोण O'MA बराबर 180 डिग्री। अब 90 डिग्री चला जाएगा दाईं तरफ, तो कोण O'MA कितना आ जाएगा, 180 ऋण 90 डिग्री। 180 में से 90 गए तो कितना बचेगा, 90। तो कोण O'MA हमारा आ गया 90 डिग्री, यही हमें सिद्ध करना था इसमें। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं कि जो O'M है वो AB पर लंब है, O'M जो है वो AB पर लंब है। तो इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वृत्त का केंद्र O' जो है उभयनिष्ठ जीवा AB पर लंब है। यही हमें सिद्ध करना था इस प्रश्न में। तो हमें इस प्रश्न में जो सिद्ध करना था वो हमने सारी चीजें सिद्ध कर दी, तो हम कह देंगे इति सिद्धम। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों, अगर आप राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियो सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोज़ आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर अवश्य शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों का भी फायदा हो, उन्हें लाभ हो। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, और इस अध्याय के अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।